गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैरवा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से अपन जो 10वीं क्लास की मैथ की बुक है उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। जो 10वीं की मैथ की बुक है उसको आज से सॉल्व करेंगे। उसके अंदर जो पहली प्रश्नावली है उससे शुरू करेंगे और धीरे धीरे सीक्वेंस से लास्ट तक चलते रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, जो हम ये जो प्रश्नावली सॉल्व करेंगे उसके अंदर एक छोटी छोटी चीज़ों जो बिल्कुल माइनर चीज़ें हैं उनको भी लेके चलते हुए आपको ये प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे। यानी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिसको अपन छोड़ के चलेंगे। बिल्कुल एक एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही स्लो मोशन में आपको ये जो प्रश्नावली है इनको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। और आपका जो चैनल है बैरवा स्टडी पॉइंट, उस पर इनको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए क्या करने वाले हैं, आप जब चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट में आपको 10वीं की मैथ की किताब के सॉल्यूशन के नाम से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वहां पर आपको एक पार्ट के बाद एक पार्ट, यानी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे वहां पर आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से मिल जाएंगे ताकि आपको समझने में, पढ़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, फटाफट आज शुरू करते हैं अपनी जो 10वीं की मैथ की बुक है उसको। और उसमें भी जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, तो उसको शुरू करते हैं। और उसको भी शुरू करने से पहले उसके अंदर दो कुछ परिभाषा हैं जिनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दो परिभाषाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पर गणित की आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। गणित की आधारभूत प्रमेय, तो यहाँ पर जो ये परिभाषा है गणित की आधारभूत प्रमेय है, ये क्या चीज होती है। यहाँ पर गणित की आधारभूत प्रमेय वो होती है जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसको ऐसे छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भाज्य संख्या जिसको छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, वो गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। और इसके बाद में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पर हमने जो जो परिभाषाएं थी उनको यहाँ पर हमने लिख दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ क्या परिभाषा है यहाँ पर। गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन आगे जो 1.1 के बाद में जो प्रश्नावली आएगी 1.2, 1.3, तो उसके अंदर इसको देखने वाले हैं। तो अभी सिर्फ अपन को इसकी मतलब क्या है इसको समझना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे कि मैं कोई भाज्य संख्या लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखी यहाँ पर 50 लिखा। ठीक है, माना कि मैंने कोई यहाँ पर 50 संख्या लिखी। 50 को क्या लिख सकता हूँ, 50 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 50 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। यानी कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और इधर ये 5 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि या लंबी भाग विधि के नाम से भी जाना जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, दोनों एक ही चीज है लगभग। लेकिन जो एल्गोरिथम और जो प्रमेयिका है उसे वो अलग अलग चीज होती हैं। अभी इसके बाद में उसको भी मैं बता देता हूँ कि वो क्या होता है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। और ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान रहती है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ पर अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। यानी कि ऐसी और कोई संख्या विद्यमान नहीं होगी, यहाँ पर यही संख्या विद्यमान होगी। अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान रहती हैं कि a बराबर bq प्लस r। और जहाँ ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, यहाँ पर कॉमा 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इसका मतलब ये है, पहली बात तो यहाँ पर जो ये सिंबल यानी कि चिन्ह लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये ऐसा चिन्ह है इसको बोलते हैं लेस देन, और ऐसा कोई चिन्ह होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। लेस देन यानी कि से कम और से अधिक, इसको बोलते हैं से कम, और इसको बोलते हैं से
अधिक, ठीक है, इसको बोलते हैं से अधिक। अगर इसके नीचे में एक डंडा लगा देता हूं ऐसा, तो ये होता है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो यहां पर हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, मतलब यहां पर जो r की वैल्यू है वो क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और यहाँ पर जो r की वैल्यू b से छोटी। अब यहाँ पर a b q r ये क्या है, इनको एक बार इसको मिटा देता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। एक बार देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल जैसे मैंने लिखवाया वैसे इसको नोट्स बना के एक बड़ी ऐसी कॉपी ले लेना, 25-30 रुपये तक की, 25-30 रुपये की कॉपी में इसको एक सीक्वेंस से आराम से नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो अभी अपन ने एल्गोरिथम और जो प्रमेयिका पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसके अंदर 2 शब्द आए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी एल्गोरिथम एक शब्द आया था, ठीक है, एल्गोरिथम एक शब्द आया था, और एक प्रमेयिका। अब एल्गोरिथम क्या होता है और एक प्रमेयिका क्या होती है? एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में हेल्प करती है, मदद करती है। यानी कि एक प्रोसेस होता है, एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद में आती है प्रमेयिका। प्रमेयिका जहाँ पर जिसे इंग्लिश में LEMMA यानी कि लेमा के नाम से जानते हैं, और ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो कि किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में काम में लिया जाता है। एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। और अभी जो अपन ने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका पढ़ी थी, उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, इस परिणाम की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन इसकी लिखित रूप में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो यूक्लिड एलिमेंटस ने अपनी पुस्तक 7th में किया गया है, ठीक है। इस परिणाम की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन लिखित रूप में इसका जो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल ही ये समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या है, प्रमेयिका क्या है, और यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लो आराम से समझ कर। उसके बाद में मैं मिटाता हूँ, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ यानी कि कुछ 1-2 पॉइंट और थे जो भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। यानी कि ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया गया? ऐसा एल्गोरिथम जो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर प्रयोग किया वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बाद में है गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये भी यानी कि 10वीं की जो बुक है और पहली प्रश्नावली है उसी के अंदर से मैंने लिया गया है। यहाँ पर जो गणितज्ञों का राजकुमार है वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी यहाँ पर, जैसे कि भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। इनको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? जैसे कि भाज्य है उसको डिविजिबल, डिवाइडेंड, न्यूमिनेटर। इसके बाद में आता है भाजक जिसे डिवाइजर या डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में भागफल जैसे क्यूटेंट, और शेषफल रिमाइंडर के नाम से जाना जाता है। अभी इनका उपयोग करने वाले हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको मिटाता हूँ फिर यहाँ पर। अब अपन सबसे पहले अपने जो पहली प्रश्नावली है उसमें किस तरीके के सवाल आएंगे उस सवालों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सवाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 25 लिखा 25, और इसके अंदर मैं 8 का भाग देता हूँ, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे मैंने ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल लिखे हैं, तो वो इसके अंदर देखना है अपन को। तो यहाँ पर इसको तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। भाग देने पर जो संख्या आती है, यानी कि जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, और भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है? शेषफल है, और शेषफल को क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। इसके बाद में ये क्या है? ये क्या है? ये भाजक है, और भाजक को क्या कहते हैं? भाजक को यहाँ पर डिवाइजर या डिनोमिनेटर कहते हैं। और इसके बाद में ये आ जाता है 25, जिसे कि भाज्य बोलते हैं,
जो कि डिविजिबल डिवाइडेंड या न्यूमिनेटर कहलाता है। यानी कि जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, और भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद में जो कुछ शेष बचता है उसे शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसी के ऊपर अपनी जो एल्गोरिथम थ्योरम है, यानी कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम है, उसके अंदर भी ये सब चीज़ प्रयोग होंगी। अभी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक एल्गोरिथम थ्योरम है। और जहाँ पर r है जो क्या होता है, r की वैल्यू है जो 0 के बराबर छोटी या b से छोटी, यानी कि यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a भाज्य है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो a है वो क्या है, यहाँ पर भाज्य है। इसके बाद में b क्या है, भाजक है, और q क्या है, भागफल है, और r क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यहाँ पर r शेषफल है, यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये संख्या ली 25, और 25 के अंदर मैंने 8 का भाग दिया, ठीक है। जब 8 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो हमेशा ये 8 से छोटा ही आएगा। सपोज करो मेरा अगर यहाँ पर 9 बच जाता है या 8 बच जाता है, तो फिर से दोबारा इसमें भाग चल जाएगा। और अगर इसमें जब दोबारा भाग चल जाएगा, अगर यहाँ पर 9 आता है, अगर यहाँ पर 9 आता है, मैं 8 का भाग देता हूँ तो शेषफल 1 बचेगा। तो किसी भी हालत में भाजक से ज़्यादा शेषफल नहीं बच सकता, भाजक से कम ही रहेगा हमेशा, और 0 से कम नहीं होगा, यानी कि माइनस में नहीं जाएगा कभी भी शेषफल, यानी कि 0 हो सकता है या भाजक से कम हो सकता है। तो वही यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ पर b क्या है, b भाजक है, देखो यहाँ पर b भाजक है, और यहाँ पर भी अपन ने बताया कि भाजक से कम ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाजक से कम है r यानी रिमाइंडर शेषफल है जो भाजक से कम है, और 0 या 0 से अधिक हो सकता है, यानी कि 0 से कम नहीं होगा। 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अपनी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके अंदर ऐसा कुछ है, और उसका ये मतलब है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका कैसे यूज़ करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, ये इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र तो आपने जब भी कभी भाग पढ़े होंगे तो शायद इसका उपयोग किया होगा या पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका अपन जो पहली प्रश्नावली इसके अंदर किस में यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, यानी कि जो HCF होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालने में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर इसको उतारो, एक बार नोट करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसा कि आपकी बुक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर एक पजल लिखी हुई है कि एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था, उसके अंडे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, टूटने के बाद में कोई आ जाता है उसके पास में, उसे बातचीत करता है और उसको वो पजल को समझाता है कि अगर मैं अंडों को 2-2 गिनूँ तो 1 बचेगा, 3-3 गिनूँ तो 2 बचेगा, और 4-4 गिनूँ तो 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं हैं, और यहाँ पर अतः टोटल कितने अंडे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, ये सवाल थोड़ा सा मतलब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ आपको, यानी कि इसका एक्चुअली में जो रूप है सवाल का कैसा होगा। यहाँ पर तो एक ये पजल की तरह बनाया गया है, लेकिन ये एक्चुअली में सवाल क्या है, यानी कि ये जो पजल है आपकी, जो अंडे की टोकरी वाली जो पजल है, इसको यानी कि एक्चुअली रूप में लिखना चाहूँ तो अपन कैसे लिखेंगे। ये एक सवाल है और किस तरीके से ये सवाल बनेगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हो, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4,
5 शेषफल बचे। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है किताब के अंदर कि अपन जब 7-7 गिन रहे हैं, 7-7 गिन रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें जब 7 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। भाई 7-7 गिनने पर एक भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब 7 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है वो। और यहाँ पर जब 2-2 गिन रहे हैं, इसका मतलब 2 का भाग देने पर 1 शेषफल बच रहा है, 3 का भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है। ठीक उसी तरह से 5-6 का भाग देने पर, यानी 6 गिनने पर 6 का भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सवाल लिख दिया है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 7 से पूर्णतया विभाज्य हो। यानी कि उसमें लिखा हुआ है बुक के अंदर कि जब 7-7 गिन रहे हैं तो कोई भी संख्या नहीं बचती है, यानी कोई भी अंडे की संख्या शेष नहीं बचती है। यानी कि जब 7-7 गिन रहे हैं तो कोई संख्या शेष नहीं बच रही, इसका मतलब है कि 7 से भाग देने पर उसके अंदर 0 शेषफल आता है, यानी कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है वो संख्या। लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचता है। तो अब इसको कैसे करना है, इसका कोई तरीका भी नहीं बताया अपन को किताब के अंदर। लेकिन किताब के अंदर एक हिंट बताई है कि जांच और भूल विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। अब जांच और भूल विधि क्या है और कैसे करेंगे, तो उसको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि किताब के अंदर ऐसा कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है, लेकिन ऐसी पजल दी गई है जिसको मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जाँच और भूल विधि से इसको कैसे करेंगे, यानी कि अपन को ऐसे कोई संख्या माननी है, फिर उसको यहाँ पर जैसा ये बोल रहा है उसके आधार पर इसको फॉलो करेंगे। अगर वो संख्या फॉलो कर जाती है तो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, इसका मतलब है कि वो 7 के मल्टीपल में होगी। यानी कि या तो वो संख्या 7 हो या 14 हो या 21 हो, यानी कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो तभी तो होगी जब 7 के मल्टीपल में होगी। भाई 7 ये भी पूर्णतः विभाजित है, 7 से ये भी पूर्णतः, ये भी पूर्णतः। लेकिन अब इसके साथ में माना कि अपन ये मान लेते हैं 21 है वो संख्या, लेकिन 21 को यहाँ पर देखते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचता है कि नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं 2 का भाग देता हूँ तो बिल्कुल 1 शेषफल बच जाता है, लेकिन 3 का भाग देने पर शेषफल तो बच रहा ही नहीं है, 3 का तो पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे तो अपन संख्या कहाँ तक मानेंगे, यानी कि 7 के मल्टीपल तो खूब सारे हो जाएंगे, 21, 42, 44, यानी कि जितनी भी संख्याएं 7 के पहाड़े के अंदर आएंगी तो वहाँ पर कहाँ तक ढूंढेंगे इसको। तो इसका अपन एक तरीका निकालते हैं। तरीका क्या निकालते हैं, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा एक मेथड ही समझ लो और वो मेथड के हिसाब से आपको करवाता हूँ सवाल को। जैसे कि अगर यहाँ पर ये संख्या दी है, ये क्या है जिनका भाग दे रहे हैं 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और जो शेषफल बच रहा है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये तो भाजक हो गए और ये शेषफल हो गए। ठीक है, ये भाजक हो गए, ये शेषफल हो गए। अगर इनका अंतर सबका सेम आ रहा है, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1 और इसका भी अंतर 1, अगर इनका अंतर सेम आता है तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं इन संख्याओं का, ये संख्या दिख रही है, इन संख्याओं का एलसीएम -1, यानी कि अंतर, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, उसमें से जितना अंतर आया 1 का, 2 का, 3 का, उसको इसमें से माइनस कर देंगे और अपनी वो संख्या आ जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा, यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। पहले तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, माना कि अपना आ जाता है 60, कि इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये पूरी संख्या इस को पूरी तरह डिवाइड करेंगी। तो देखो यहाँ पर 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो ये सारी संख्या इसको पूरी तरह डिवाइड कर रही है। अब इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बच गया 59। अब 59 के अंदर यहाँ पर भाग दे के देखो कि एक शेषफल बचता है कि नहीं बचता है। मैं यहाँ पर 2 का भाग दूंगा तो बिल्कुल यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा, 3 का भाग दूंगा तो भी एक शेषफल बच जाएगा, और 4 का भाग दूंगा, सॉरी 3 का भाग दूंगा तो 2 शेषफल बच जाएगा, 4 का भाग दूंगा तो 3 शेषफल बच जाएगा, और 5 का दूंगा तो 4 शेषफल बच जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 59 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो 5 का भाग 11 पंजे 55, 4 शेषफल बच गए। देखो 5 में 4 शेषफल बच रहा है। चलो माना कि 6 का भाग दे लेते हैं, 59 में 6 का भाग देते हैं तो 6 नाम 54,
कितना बच गया, 5 बच गया। 6 का भाग देने पर 5 बच गया। इसका मतलब अपना आंसर आ गया मेरे को लगता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो 59 है इसके अंदर सबका भाग देने पर शेषफल 1 2 3 4 5 आ रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने भाजक 2 3 4 5 6 और शेषफल 1 2 3 4 5 है, अंतर यहाँ पर ये आ रहा है। जब भाजक का इसके अंदर जो अपना 59 आया है एलसीएम लेने के बाद में 59 के अंदर जब भाग दे रहे हैं इनका क्रम से, तो यहाँ पर शेषफल ये बच रहा है। तो क्या अपना आंसर 59 है? अभी अपना आंसर 59 नहीं है। तो यहाँ पर अपन को क्या जो कंडीशन सवाल के अंदर दे रखे हैं वो सारी कंडीशन इसके अंदर लगानी है। जैसे कि अपन को यहाँ पर दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि पहली बात तो अगर ऐसी खूब सारी संख्या आ जा रही है जिनके अंदर इनका भाग जा रहा है तो उनमें से सबसे पहले अपन को छोटी से छोटी संख्या लेनी है। दूसरी बात कि वो 7 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो 59 है वो 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है। जैसे कि भाग दे के देखेंगे तो 7 8 56 के बाद में इसमें 3 शेषफल बच जाएगा। तो 3 शेषफल बच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 7 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब अपना आंसर 59 नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, अब इसको सही आंसर क्या है अभी जो अपन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जांच और भूल विधि द्वारा इसको करेंगे। तो यहाँ पर अपन जांच कर रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा, फिर दोबारा ऐसी कोई संख्या लेंगे, फिर उसके बाद में उसमें फिर इसको सारी ये प्रोसेस अपनाएंगे, फिर हो सकता है वो भी हो या नहीं हो। तो अपन एक काम करते हैं, इसका कोई डायरेक्ट मेथड निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपन को क्या करना है, जो 60 - 1 जो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में जो संख्या आई है कि एलसीएम ले लिया और अंतर माइनस कर दिया 60 - 1, तो अपन को क्या करना है कि इसके अंदर जो आ रहा है 59 जो आ रहा है ये क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाजित होना चाहिए। तो अपन को यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि जो 60 के मल्टीपल में अगर अपन और कोई दूसरी संख्या लें, 60 के मल्टीपल में अपन कोई और दूसरी संख्या लें और उसमें से भी अगर एक माइनस कर देंगे तो भी यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्रम से यही आएंगे। लेकिन वहां पर अपन को चेक ये करना है कि वो 7 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि अपना आंसर 59 तो यहाँ पर भी आ रहा था, क्योंकि 2 3 4 5 6 इससे भाग देने पर शेषफल ये बच रहे थे, लेकिन 59 है जो 7 से विभाजित नहीं हो रहा था। तो अपन को यहाँ पर क्या करना है अब, यानी कि ऐसा करते हैं कि 60 को अपन कोई एक संख्या मान लेते हैं के, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। यानी कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखें ताकि ये पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाए। भाई अपना जो सवाल है उसके मुताबिक अपन को यही करना है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर अपन के की वैल्यू कुछ रखेंगे और वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। देखो कैसे, मैं इसको एक काम करता हूँ, टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। यानी कि मैं इसको 56 के और प्लस 4k - 1 अपॉन 7 और इसके नीचे 7 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना, देखो 56 के इसके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा। मैं यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी रखूँ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखूँ, यहाँ पर इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर k की वैल्यू अपन को कुछ रखना है 1 2 3 4 5 6 और उसके अंदर 7 का भाग देके चेक कर लेना है। अब यहाँ पर k की वैल्यू हो सकती है ऐसी 2 वैल्यू आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए, लेकिन अपन को क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है, उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक कारण और बताऊंगा बाद में कि अपन को k की वैल्यू सबसे छोटी क्यों लेनी है, वो बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या करना है अपन को k की वैल्यू माना कि अपन 1 मान लेते हैं, कल्पना करते हैं k की वैल्यू 1 है। यहाँ पर k जब 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 1 करेंगे तो 3 में जो 7 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब k की वैल्यू 1 नहीं होगी। चलो 2 रख के देखते हैं। जब k की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में पूरा 7 का भाग चल जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाती है, k बराबर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यानी कि अपन को जो वैल्यू है वो कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख लो चाहे यहाँ पर रख लो। यहाँ पर अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर रख देते हैं वो 60k, यानी कि 60 × 2 - 1
बराबर ये कितना होता है 120 माइनस 1 119। अब 119 में यानी कि अपन भाजक 2 3 4 5 6 का भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6 शेषफल 5 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये 7 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि अभी अपन ने भाग दे के चेक किया ना यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पर भाग दे के चेक करेंगे कि 7 का जब इसमें भाग देंगे तो 17 बार पूरी तरह भाग चल जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पर और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं के की, एक बार देख लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। के की वैल्यू और कोई रखते हैं कि इसके अंदर भाग जाता है कि नहीं जाता। माना कि मैं यहाँ पर के की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 4 दिए 12 माइनस 1 कर देंगे तो 11, बिल्कुल नहीं जा रहा। 4 चौको 16 माइनस 1 कर देंगे 15, में भी नहीं जा रहा। 4 पंजे 20 माइनस 1 19 में भी नहीं जा रहा। और 4 छक्के 24 माइनस 1 23 में भी नहीं जा रहा। और 4 7 28 माइनस 1 4 7 28 माइनस 1 यानी कि 27 में भी नहीं जा रहा। और 4 8 32 माइनस 1 31 में भी नहीं जा रहा। और 4 नाम 36 माइनस 1 35। जब यहाँ पर के की वैल्यू अपन 9 रखते हैं, जब अपन के की वैल्यू 9 रखते हैं तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 में से जब 1 माइनस कर देते हैं तो 35 हो जाएगा। 35 में पूरी 7 का भाग चल जाएगा। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है। लेकिन अपन को तो क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है, इसलिए के बराबर 9 नहीं लेंगे, के बराबर 2 ही लेंगे, ठीक है। अब ऐसे के के बाद में 9 के बाद में ऐसी और भी कोई संख्या हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर अपन को सबसे कम यानी कि 2 लेना है। अब दूसरा कारण क्या है कि भाई अपन को 2 ही लेना है। उसका कारण यह है कि जब किताब में अपन ने जब पजल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक लिमिट और दे रखी थी कि जो अंडों की संख्या वो 150 से कम है। तो जैसा कि किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ पर है कि मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते, यानी कि वहां पर लिमिट दे रखी है 150 से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जब अपन 9 की वैल्यू रख देंगे तो ये संख्या 150 से ऊपर चली जाएगी, इसलिए अपन 9 को नहीं ले सकते और इसलिए अपन 2 को लेंगे, क्योंकि ये 150 के अंडर में रहनी चाहिए, 150 के अंतर्गत ही आनी चाहिए, 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपको अब जो ये सवाल था, जो पजल थी, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में आगे देखते हैं। तो आज मेरे हिसाब से 20-25 मिनट की क्लास हो जाएगी है, तो इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो भी पढ़ाया है, प्रश्नावली से पहले की जो भूमिका है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है और आपके हेल्पफुल रही है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में घंटी का आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करें। कुछ लोगों की डिमांड, यानी कुछ लोगों को भी पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब को कैसे करते हैं। यानी कि जब अपन यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उस सब्सक्राइब के बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे उसके राइट साइड में आपको एक घंटी का आइकन दिखेगा, घंटी के आइकन के ऊपर ओके करेंगे तो वहाँ पर 3 कैटेगरी आएंगे। सबसे ऊपर आती है आल, तो आल को आपको सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, आपको सब्सक्राइब करना भी आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।